सीरीज में आज एक न्यू नेम रिएक्शन हम लोग बात करने जा रहे हैं, कैनिजारो रिएक्शन। टॉप 5 नेम रिएक्शन की बात करते हैं जेई के पॉइंट ऑफ से या मेडिकल के पॉइंट ऑफ से, तो इसमें कैनिजारो रिएक्शन टॉप 5 में इसका भी नाम आता है ना। तो कैनिजारो रिएक्शन है क्या, कौन देते हैं और इसके बाद इसके रिजल्ट में कैसे प्रोडक्ट मिलता है, इसका कोई ट्रिक है कि नहीं है। तो यस, इसका ट्रिक है, आपको ट्रिक बता देंगे। तो बहुत ही सिंपल में प्रोडक्ट लिखना भी आप सीख जाएंगे। भीड़ में आप कैसे पहचाने, बहुत सारे रिएक्शन दे रखे हैं, नेम रिएक्शन है, उसमें अगर आपको पहचानना है कि कैनिजारो रिएक्शन कौन सी होगी तो आप कैसे पहचानेंगे। आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है रिसेंट में, अभी उसी से मिलता जुलता है कैनिजारो रिएक्शन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, कैसे हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन का जो रिक्वायरमेंट होता है उसका जस्ट अपोजिट रिक्वायरमेंट, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी क्या होता था, आप उन एल्डिहाइड के बारे में बात करते थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता था ना। इसमें खास बात है, एल्डिहाइड्स लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉन्सेंट्रेटेड बेस। अगर इसका कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे देन अंडरगोस ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन, है ना। अंडरगोस ऑक्सीडेशन रिडक्शन या इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन आपने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है तो उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। तो जब कोई ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, तो उन अल्फा हाइड्रोजन उन एल्डिहाइड का रोल आ जाएगा। तो हम लोग बात करें फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं, तो घर से थोड़े लेके आएंगे। ऐसे 100 नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, जैसे इसके बारे में बात करें, इनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। जैसे इसके बारे में बात करें Me3CCHO, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। जैसे हम लोग इसके बारे में बात करें, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो वो सारे कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, वो सारे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उनका ट्रीटमेंट अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और साथ में रिडक्शन। तो 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन। तो आप सीक्वेंस देख लीजिए, सीक्वेंस में क्या है, अगर कहीं पर CH2OH ग्रुप है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH2OH ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है CHO में, और CHO का फर्दर रिडक्शन कर देंगे तो ये CH2OH में जाएगा। CHO का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये COOH में जाएगा, और रिडक्शन कर देंगे तो वापस ये CHO वापस आ जाएगा। ये तो प्राइमरी अल्कोहल की बात आई। सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बात किया जाए, अगर सेकेंडरी अल्कोहल गिवन है तो कैसे हम लोग उसको ऑक्सीडेशन करेंगे। देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो ये CO में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट, और रिडक्शन करेंगे तो वापस चले जाएगा। कीटोन फर्दर नॉर्मली ऑक्सीडाइजेबल नहीं है। और टर्सरी अल्कोहल के बारे में बात किया जाए तो टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ना बाबा ना, है ना, नॉर्मली ऑक्सीडेशन नहीं होता टर्सरी अल्कोहल का। तो टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंट चीजें हो जाती है। अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन पे लेते हैं तो रिएक्शन ही नहीं होती है, बट इसमें माइल्ड कंडीशन की जगह थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करके विगोरस कंडीशन इस पे अप्लाई करते हैं। उस केस में इसमें एलिमिनेशन हो जाए, डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन प्रोसीड करेगा। फिलहाल ऑक्सीडेशन के टर्म में बात करें तो टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन होता है। तो प्राइमरी किसमें जाएगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीड। तो यहां पर क्या देखिए, एल्डिहाइड
CHO, CHO का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो बताइए किधर जा रहा है, CHO का ऑक्सीडेशन करेंगे COOH में जाएगा और CHO का रिडक्शन करेंगे तो CS2OH में जाएगा। तो अब आ जाइए वही चीज हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं। अगर कोई ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, है ना, लैकिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉन्सेंट्रेटेड बेस, है ना, अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिडक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, तो सर प्रोडक्ट क्या होगा, आइए उस प्रोडक्ट के बारे में बात करें। तो सर प्रोडक्ट होगा एक का ऑक्सीडेशन, तो देखिए CHO का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, COOH में जाएगा और H एज इट इज रहेगा। लेकिन मीडियम कैसा है, मीडियम बेसिक है, बताइए एसिड बेस एक कंटेनर में सस्टेन कर सकता है, एक कंटेनर में सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और क्या हो जाएगा, दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा, तो CS2OH आप लिख दें, या कलेक्टिवली इसे आप CS3OH आप लिख सकते हैं, मिथाइल एल्कोहल का बना हो जाएगा। तो जब ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उसका ट्रीटमेंट कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ करेंगे तो एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन होगा। अगर हम लोग यहां पर बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, तो ऑक्सीडेशन कैसे पता चले किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें देखो ऑक्सीजन किसमें ऐड हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। अब आते हैं हाइड्रोजन बेस्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो पहले एक ही ऑक्सीजन था, बीच में एक आया, तो इस वजह से इसका क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हो गया, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हो गया। और वो क्या है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसके पास दो हाइड्रोजन थे, CH2 था, एक और हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन आने के बदले उसके पास हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। तो आपको समझ में आ गया, दो जो भी एल्डिहाइड होगा उसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एक का रिडक्शन। एक और देखिए, इसमें अगर ऐसा लेते हैं PCHO बेंजल्डिहाइड लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड बेस लेते हैं, तो एक ऑक्सीडेशन दूसरे रिडक्शन, ऑक्सीडाइज याद रखिएगा, COOH में सस्टेन नहीं कर पाएगा, सिंपल सा रीजन है, मीडियम बेसिक, इस वजह से वो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, और रिड्यूस होगा तो क्या होगा, CS2OH में चला जाएगा। बात क्लियर है। इसी तरीके से अगर इस तरीके से कोई एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो सिंपल है, ये जैसा है वो एज इट इज रहेगा, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बस ये याद रखिएगा, एसिडिक बेसिक मीडियम में वो सॉल्ट के फॉर्म में होगा, ये बात जरूर आपको याद रखनी है, और दूसरे का रिडक्शन होगा तो जो जैसे है वो एज इट इज हो जाएगा। बात क्लियर है, CS2OH ऐसा प्रोडक्ट बन जाए। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, पहले इसकी मैट्रिज्म की स्टडी करते हैं, मैट्रिज्म की स्टडी करने के बाद इसमें मैट्रिज्म का पहले स्टेप के बारे में बात करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप समझते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड पे कौन अटैक करेगा, OH नेगेटिव, जो एल्किली आपने यूज किया वो अटैक करेगा। तो जब OH नेगेटिव अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, बॉन्ड रोटेट करेगा, और ये तो बात है OH नेगेटिव यहां पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो क्या बेस के तरीके, तो आंसर है न्यूक्लियोफाइल की तरीके। OH यहां पर किसके तरीके बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरीके। तो जब इसके तरीके बिहेव करेगा तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, आइए देखें। प्रोडक्ट में OH इस पर अप्रोच किया और साथ में ऐसा, ये इंटरमीडिएट का बनना होगा, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता, तो आप इसलिए इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको आप बोल दें I1, तो I1 हो जाएगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन, इसके बाद जो भी एल्डिहाइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन और साथ में OH नेगेटिव, इसको इक्वेशन 1 बोल दें। अब क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो यहां पर इंटरमीडिएट बनना, I1 का रोल आया, कैसे रोल आया, आइए इस चीज को समझते हैं।
अभी ये जो I1 बनना है एल्डिहाइड के दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। कैसे इंटरेक्ट करेगा आइए देखिए, दो पॉसिबल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है और इस पे न्यूक्लियोफिलिक साइट एक ही है, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक साइट क्या है, ये ऑक्सीजन है। तो और एक और यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन वाला, वो कार्बन वाला कैसे न्यूक्लियोफाइल बनना आइए उसके बारे में समझते हैं। कार्बन के पास जो H है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल जाएगा, क्योंकि O नेगेटिव का वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आई, आप सीरीज में देखेंगे तो O नेगेटिव का, O नेगेटिव बहुत पहले था, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आई है। इस वजह से इस पे सफिशिएंट अमाउंट का नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। नेगेटिवली चार्ज कार्बन हो गया तो ये चार्ज न्यूट्रल करना चाहेगा, तो चार्ज कैसे, ये H को एज ए हाइड्राइड यहां पे ट्रांसफर कर देता है, और जब एज ए हाइड्राइड जाएगा तो इस तरीके से देखिए, इसमें ऑक्सीजन इस पे भी इस पे अटैक कर सकता है, बट वो प्रोबेबल है, प्रोडक्टिव नहीं है। लेकिन अगर H यहां से एज एस नेगेटिव जाए तो वो प्रोबेबल भी प्रोडक्टिव है। जो मैट्रिज्म होता है, मैनमेड कॉन्सेप्ट होता है, जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है और प्रोडक्ट्स, उनको देख के सजेस्ट किया था कि ये एप्रोप्रिएट पाथ होगा। तो इस वजह से यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड शिफ्ट करता है ना। और खास बात क्या है, यही RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही स्लो स्टेप है। तो ऐसा करने से बताइए क्या होगा, HCOO OH हो जाएगा, और साथ में क्या होगा, इसके पास जब H आएगा तो देखिए 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, CH3 हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप प्रोटॉन ट्रांसफर। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इस चार्ज को न्यूट्रल करना, कोई भी चार्ज है तो उसको न्यूट्रल करना है। अब ऑक्सीजन पे चार्ज, इसको न्यूट्रल कैसे करेंगे, तो देखिए H पॉजिटिव की जरूरत है, दरकार है। H पॉजिटिव कहां से मिल सकता है, सॉल्वेंट से मिल सकता है, वाटर है सॉल्वेंट, और दूसरा ये बताओ, तो वाटर वर्सेस इसमें से H पॉजिटिव मिलना ज्यादा आसान किसमें होगा, तो सिंस एसिड है, एसिड से H पॉजिटिव मिलना रिलेटिवली ज्यादा आसान है, तो ये वाला H इसके पास आएगा। तो जब ये वाला H इसके पास आएगा तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। अल्टीमेट प्रोडक्ट ऐसा होगा, फॉर्मेटाइल होगा, और ये CH3 होगा। इसे क्या हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। प्रोटॉन ट्रांसफर या एक्सचेंज भी आप बोल सकते हो, प्रोटॉन एक्सचेंज, ऐसा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप देखिए, इसमें सेकेंड स्टेप में क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, तो यहां पर आप रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिंग स्पीसीज पे। तो रिएक्टिंग स्पीसीज में एक तो आपका I1 है ना, I1 है, और साथ में क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर I1 की वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से पुट करें तो इक्वेशन फर्स्ट से I1 की वैल्यू क्या बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट से I1 की वैल्यू बनेगी HCHO और OH नेगेटिव। तो I1 की वैल्यू बेसिकली यहां पर पुट कर दीजिए। जब I1 की वैल्यू पुट करेंगे तो रेट I1 की वैल्यू क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड OH नेगेटिव और फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जो रेट है बेसिकली, है ना, और साथ में क्या होगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है, तो इसे K1 बोल दे, और ये K1। तो K क्या है, रेट कांस्टेंट है यहाँ पे, K1 और K इक्विलिब्रियम यहाँ पे कर दिया। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक न्यू कांस्टेंट आ गया, रेट कांस्टेंट। फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें और OH ऐसा। तो इसके काइनेटिक्स के बारे में बात की जाए, काइनेटिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में बाइमोलिकुलर और बेस के रिस्पेक्ट में मोनोमोलिकुलर, है ना, यूनिमोलिकुलर। ये तो इसका काइनेटिक कैसा है, थर्ड ऑर्डर इसकी काइनेटिक है, कैसा है, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक। फॉर्मेल्डिहाइड की रिस्पेक्ट बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर, और एल्किली की रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो थर्ड ऑर्डर इसका काइनेटिक्स है। कैसे आया वो चीज आपको समझा दी गई, बात क्लियर है। अब इसमें एक चीज आपको समझना है, अगर यही सेम रिएक्शन आपने लिया, है ना, ये सेम रिएक्शन आपने ली, लेकिन इसमें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बेस ले लिया, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड आपने बेस ले लिया, एल्किली ले लिया। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये मान के चलिए,
90% उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, 90% कॉन्सेंट्रेशन। तो उस केस में जो हम लोग काइनेटिक्स की बात करते हैं, फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स से फॉलो करने लगता है। कैसे फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने लगता है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप देखिए मैक्सिमम बिल्कुल एज इट इज है, बस एक स्टेप से डिफरेंट है। वो क्या स्टेप डिफरेंट समझिए। पहले स्टेप में जो एल्किली था सेम काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरीके ट्रीट करेगा। साथ में ये जो एल्किली है न्यूक्लियोफाइल और 2 मॉलिक्यूल इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर जो OH है इस H को भी निकाल देता है, यानी बेस की तरीके भी काम कर रहा है। वाटर का रिमूवल होगा। एक एज ए न्यूक्लियोफाइल कर रहा है और दूसरा वाला इसमें बेस के तरीके। कौन से इस H को निकाला है, इस H को निकालना है। तो जब इस H को निकालेगा तो ऐसा इंटरमीडिएट बन जाएगा, ऐसा इंटरमीडिएट बन जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज। अब आप बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में बात करिए। तो अगले स्टेप में क्या होगा, देखो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे भी नेगेटिव चार्ज। पहले एक ऑप्शन के बेसिस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, अभी दूसरे वाले ऑप्शन के। अब इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर करने का रेट पहले वाले से ज्यादा। जितना ज्यादा इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कम्युनिकेट होगा, हम लोग बोलेंगे उसमें हाइड्राइड ट्रांसफर करने की एबिलिटी उतनी हाई होगी, उतनी स्ट्रांग होगी। तो वो सारे फैक्टर जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हो, मीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस कार्बन एटम से अगर एसोसिएट होगा तो वो क्या करेगा, वो इसके रेट को बढ़ाएगा। कौन सा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच करेंगे तो क्या करेगा, इसके रेट को बढ़ाएगा। कैसे, H पॉजिटिव H नेगेटिव S को एज H नेगेटिव ट्रांसफर करने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। वो बढ़ेगा तो रेट बढ़ जाएगा। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए अगले स्टेप में ऐसा हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव O नेगेटिव हो जाएगा और इसके पास आएगा ये। अब यहाँ पर प्रोटॉन एक्शन नहीं होगा, प्रोटॉन फ्रॉम सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट से लिया जाएगा। जब प्रोटॉन फ्रॉम सॉल्वेंट से लेंगे तो इस तरीके का प्रोडक्ट का बनना होगा। अब इस पे रेट अगर एक्सप्रेशन लिखना है तो रेट एक्सप्रेशन में क्या होगा, देखिए रेट एक्सप्रेशन में I1 हो जाएगा तो I1 इसी को बोल दिया जाए, ठीक है। और साथ में क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। I1 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो I1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर OH इस तरीके से और इसमें OH अगर इस तरीके से तो ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर में 2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा फोर्थ ऑर्डर की काइनेटिक्स हो जाएगी। फिर से समझिए, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अगर एल्किल होगा तो उस केस में रिएक्शन का रेट थर्ड ऑर्डर से ज्यादा होगा, एज वेल एज काइनेटिक्स फोर्थ ऑर्डर को फॉलो लगेगी। एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में बाइमॉलिक्यूलर और एल्किली के रिस्पेक्ट में भी बाइमॉलिक्यूलर हो जाता है, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। लेकिन अब अगर मैग्नेटिक स्टेप्स के स्टडी आपने अच्छे से नहीं किया है तो फिर वहां पर प्रोडक्ट आप गलत लिख सकते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे प्रोडक्ट का लिखना हो रहा है। आप पहले मैं आपको सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर इसके बाद उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। देखिए जब आप NaOH के साथ लेते हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में हम लोग बात करें HCOO नेगेटिव, ऐसा हो जाएगा। एक का तो ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें तो कोई रोल नहीं। रिडक्शन जहां पे हो रहा है वहां पर रोल हो रहा है। रिडक्शन में 2 हाइड्रोजन आता है, एक हाइड्रोजन कहां पे आता है, एक हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन के पास और एक हाइड्रोजन आता है कार्बन के पास। ये कहां से आ रहा है, ये आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कार्बन के पास हाइड्रोजन आ रहा है ये हाइड्राइड ट्रांसफर से आ रहा है। कहां से आ रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफर से आ रहा है। हाइड्राइड ट्रांसफर होगा वहां से जो कार्बन के पास। और ये जो H आ रहा है, ये H आ रहा है एसिड से, या फिर इसको आप बोल सकते हैं सॉल्वेंट से। कैसे सॉल्वेंट से बोलेंगे, आइए समझते हैं। जैसे पहला वाला दे रखा है, NaOH को आपने हैवी वाटर में लिया, तो जब NaOH को आप वाटर में लेंगे तो क्या होगा, NaOH को वाटर में लेंगे तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ऐसा आपको मिल जाएगा। कॉमन सी बात है ना, जब इसको एक्वस मीडियम में लेंगे। लेकिन जब आप NaOH को हैवी वाटर में लेंगे, NaOH को हैवी वाटर D2O में ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, देखिए जो OH है ये हैवी वाटर से एक्सचेंज कर जाएगा। तो यानी Na पॉजिटिव
OH निगेटिव और साथ में OD निगेटिव, ये तीनों चीज है। OD निगेटिव की रिएक्टिविटी रिलेटिवली ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या है, D2 बहुत लार्ज अमाउंट में है और NaOH क्या होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट में, ऑल्दो कॉन्सेंट्रेटेड बेस है ये, फिर भी वाटर के अमाउंट लार्ज अमाउंट में होगा, तो इसमें एक्टिव पार्ट का क्या है, एक्टिव पार्ट OD है। तो जो OH है वहां से H एक तरीके से ट्रांसफर होता है। मैकेनिज्म आप देखिए, मैकेनिकल स्टेप से बने तो OH से H ट्रांसफर होता था, है ना, किसके पास, इस कार्बन, इस ऑक्सीजन के पास। ये तो एक तरीके से सॉल्वेंट से ही आ रहा है, जो OH से H आ रहा है वो एक तरीके से सॉल्वेंट से ही आ रहा है। उसमें देखने में मैकेनिज्म आप देखिए स्टेप बाय मैकेनिकल स्टेप में, तो एसिड से ट्रांसफर, बट वो एसिड जो बनना हो रहा है, कैसे बनना हो रहा है, वो OH नेगेटिव, और OH अगर सॉल्वेंट वाटर है तब तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर हैवी वाटर है तो ये क्या हो जाएगा, OH एक्सचेंज कर जाएगा OD नेगेटिव से, तो OD नेगेटिव से अगर एक्सचेंज कर जाएगा तो फिर D यहां पर एज सर। तो चलिए इसमें हम लोग बात करें, इसका ऑक्सीडेशन होगा HCOO नेगेटिव, बात क्लियर है। इसके बाद रिडक्शन अगर इसका होगा तो उसके बारे में समझते हैं। रिडक्शन होगा तो रिड्यूस्ड जो प्रोडक्ट होगा क्या, H कहां से आएगा, CS2 के पास, दो, एक ऑक्सीजन के पास H आता था और एक कार्बन के पास H आता था, तो हाइड्राइड ट्रांसफर, चूंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही यहाँ पर ट्रांसफर होगा कार्बन के पास, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन आया। इसके बाद यहां पर H कहां से आता था, तो यहां पर H आता था एसिड से, और एसिड कैसे बनता था, OH नेगेटिव का अटैक करता था, तो ये OH नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि हैवी वाटर में ये एक्सचेंज कर जाए, OD नेगेटिव है, तो यहां पर क्या होगा, OD से आएगा और OD से D ट्रांसफर करेगा, तो ऐसा हो जाएगा। फिर से समझिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप अच्छे से देखें तो पहले स्टेप में क्या होता था, पहले स्टेप में देखो इसमें OD या OH नेगेटिव, तो चूंकि यहाँ पर OD नेगेटिव एक्सचेंज हो चुका है NaOH से और ये लार्ज अमाउंट, तो ये अटैक करेगा, तो इसमें देखो ऐसे बनता है, O पे नेगेटिव, इसके बाद OD नेगेटिव। अगले स्टेप में इसको जब निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड हो जाता है और ये OD, और यहां से ट्रांसफर होता था, तो ये वाला S ट्रांसफर हो रहा है, तो वो बेसिकली कहां से आ रहा है, एल्कली से आ रहा है, बात क्लियर है। और एल्कली अगर सॉल्वेंट से डिफरेंट है, मतलब अगर वाटर है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हैवी वाटर होगा तो वो एक्सचेंज कर जाए, ये बात इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर CS2 ये ऐसे मेजर पार्ट है, लेकिन अगर आप मैकेनिज्म आपको नहीं, मैकेनिकल स्टेप्स के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसमें H और D में कौन जाएगा, अब यहां पर फिर से बात है, यहां पर एक H है और एक D है, किसका, ऑक्सीडेशन में तो कोई इश्यू नहीं है, ऑक्सीडेशन में तो कोई इश्यू नहीं है, ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, हाइड्राइड ट्रांसफर करने के बाद रेस्ट पार्ट को ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो बात है D और H में से कौन शिफ्ट करेगा, कौन ट्रांसफर होगा, तो अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा बोलता है तो C to D बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 6 टाइम मोर एनर्जी, 6 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो H का ट्रांसफर कराना ज्यादा आसान है रादर देन D का, तो क्या शिफ्ट करेगा, H वर्सेस D में H शिफ्ट करेगा, याद रखिएगा H वर्सेस D में, ये ट्रांसफर का ऑर्डर में बता रहा हूं, H D और, है ना, ये ट्रांसफर एप्टीट्यूड ऑर्डर है। H, फिर इसके बाद D, फिर इसके बाद T है, तो ये टेंडेंसी है HDT, रीजन मैंने बताया, C to H बॉन्ड सबसे वीकर होता है, फिर C to D बॉन्ड इससे स्ट्रॉन्गर, C to T बॉन्ड होगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो इसमें ट्रांसफर होने की टेंडेंसी भी उतनी ही कम होती जाए जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाए। इसमें से क्या ट्रांसफर D, तो बचे क्या D, COO नेगेटिव। अब देखिए फिर से CS2, 2 हाइड्रोजन आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है शिफ्ट होने से, ट्रांसफर होने से, तो क्या ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है H, और ऑक्सीजन के पास H कहां से आएगा, तो यहां पर OD नेगेटिव अटैक करेगा, COD होगा यहाँ पर, और वो दिया गया, यानी कि सॉल्वेंट से बोलते हैं यहाँ पे, सिंपल सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट का हैवी वाटर दिया जाएगा,
है ना। तो यहां पर ये मैंने लिख रखा है हाइड्राइड ट्रांसफर से आएगा और ऑक्सीजन के पास सॉल्वेंट से आएगा। चलो इस चीज को हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं। एक डी, अब देखो दोनों डी है तो एक तो मजबूरी, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। जब कोई ऑप्शन नहीं तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। अब इसके बाद इसमें CS2O, इसके पास H होगा या D होगा, तो आंसर क्या हो रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है, D, तो D हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास सॉल्वेंट क्या, कुछ मेंशन नहीं, सॉल्वेंट कुछ मेंशन नहीं, तो इसके पास क्या होगा, सॉल्वेंट कुछ मेंशन नहीं, तो इसका मतलब OH होगा, H याद करना है। बात क्लियर है। वही चीज यहां पर भी है। अभी क्या है, इसमें D ट्रांसफर होगा तो बचे क्या, DCOO नेगेटिव, और इसके बाद इसमें एक कार्बन के पास और एक ऑक्सीजन के पास, तो यहां पे तो डी आ रहा है। सॉल्वेंट हैवी वाटर है तो यहां पर भी ऐसा डी हो जाए। तो ये क्वेश्चन तभी आप कर सकते हैं जब आप मैक्सिमम का अच्छे से स्टडी किया हो। और ट्रिक वाइज अगर आपको याद रखना है तो ये देखिए, जो एल्कोहल है, एल्कोहल उसमें दो हाइड्रोजन आ रहा है, एक कार्बन के पास आ रहा है, एक ऑक्सीजन, तो बस हाइड्राइड ट्रांसफर से कार्बन के पास आ जाता है, और प्रोटॉन ट्रांसफर से, या ऐसा बोल सकते हैं जो एसिड है यहां पर बनेगा, या बेस्ट तरीका है, कुछ भी बट नहीं है, सॉल्वेंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा। सॉल्वेंट इसके पास H, हैवी वाटर होगा तो D होगा। बात क्लियर है। तो मिक्स्ड कैंजारो रिएक्शन का मतलब, अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड है ना, या क्या होगा, टू डिफरेंट एल्डिहाइड लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, तो उस केस में जब आप कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसमें याद रखें, डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलना एप्रोप्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो उससे हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसमें एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक रिडक्शन। तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। सपोज एक कॉम्बिनेशन ऐसा है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ऐसा है, तो इनमें से कौन हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, आइए उसके बारे में चर्चा करें। जो हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा उसका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन, और जिसके पास हाइड्रोजन जाएगा ऐड हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। बात क्लियर है। तो हाइड्रोजन, तो याद रखिएगा, अगर फॉर्मेल्डिहाइड वन ऑफ द कंपोनेंट होगा, फॉर्मेल्डिहाइड वन ऑफ द कंपोनेंट, देन इट undergoes oxidation, अगर फॉर्मेल्डिहाइड वन ऑफ द कंपोनेंट होगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड वन ऑफ द कंपोनेंट, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया, उसका ऑक्सीडेशन ही हो गया। अब देखिए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट में CS2 हो जाएगा। ऑक्सीजन सॉल्वेंट क्या है, वाटर, कुछ मेंशन नहीं, तो वाटर H आ गया, और इसके पास हाइड्राइड ट्रांसफर होने से H आ गया, ऐसा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन जिसके पास जा रहा है वो क्या है, जिसके पास जा रहा है इसके पास PH है, सॉरी ये देखिए ऐसा लिखा हुआ है, H है और PH है ना। इसके पास क्या है, एक H एक PH है। तो अभी कार्बन के पास H कहां से आ रहा है, और कार्बन के पास H कहां से आ रहा है, ऑक्सीजन के पास H, यहाँ पे तो सॉल्वेंट से हो गया, तो ये तो सॉल्वेंट से हो गया। इसके पास हाइड्राइड ट्रांसफर होने से हुआ, तो हाइड्राइड ट्रांसफर क्या हो रहा है, ऐसा प्रोडक्ट बन गया। अब बात है इनमें, इन दोनों में ऐसा क्या खास बात है कि फॉर्मेल्डिहाइड अगर वन ऑफ द कंपोनेंट होता है तो उसी का ही ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का नहीं। आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जब इसमें बेस ने OH नेगेटिव ने अटैक किया एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो इसके बाद क्या मिलेगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये हो जाएगा, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला इस तरीके से O नेगेटिव PH हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो पहला जो है वो प्रोबेबिलिटी, पहला जो प्रोबेबिलिटी अप्रोच है, प्रोबेबिलिटी अप्रोच क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी अप्रोच बोलता है
यहां पर सिंस 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसमें कितने प्रेजेंट, 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो H एज H नेगेटिव ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा है, H एज H नेगेटिव ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी इसमें ज्यादा है, फॉर्मेल्डिहाइड में ज्यादा है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में ज्यादा है, इस वजह से वहां से H नेगेटिव ट्रांसफर होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो आंसर इसमें क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, इस वजह से वहां से H का एज H नेगेटिव। और दूसरा यहां पर हम लोग बात करते हैं नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन। ऑन कार्बन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की बात किया जाए तो इन दोनों में से नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी किसका ज्यादा, कॉमन बात हो गया ये दे रहा है यहाँ पे प्लस आई प्लस आई। अनकॉमन बात क्या है, अनकॉमन बात है एक में H प्रेजेंट है और दूसरे पीएच प्रेजेंट हो तो क्या करेगा, माइनस आई देगा, इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को डाइल्यूट करेगा, जबकि H नाइदर अट्रैक्टिंग नॉर रिलीजिंग। तो जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मेट्रिक जितना ज्यादा होगा वहां पर H एज H नेगेटिव ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी भी या टेंडेंसी भी उतनी ज्यादा होगी। याद रखना इन दोनों कार्बन में से जिन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मेट्रिक जितना हाई होगा वहां से H एज H नेगेटिव ट्रांसफर होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर माइनस आई की वजह से नेगेटिव चार्ज डाइल्यूट हो रहा है, जबकि यहाँ पर ना तो प्लस है ना माइनस, जितना चार्ज हो एज इट इज रहेगा। इस वजह से भी फॉर्मेल्डिहाइड का H एज H नेगेटिव ट्रांसफर करने यानी ऑक्सीडेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। बात आई कि इन दोनों में से डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसमें डोमिनेटिंग होता है, ये आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, वो आपको याद रखना है। कैसे होता है, आइए इस पे एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। अभी ऐसा केस हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड वर्सेस Me3CCHO, किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, है ना। तो अब इसमें अगर हम लोग बात करें फॉर्मेल्डिहाइड बना तब तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अप्रोच ज्यादा है, बट प्रोबेबिलिटी अप्रोच अगर ज्यादा है तो वो हम लोग यहाँ पर बात करें पीएच की जगह यहाँ पर क्या होगा, पीएच की जगह MCME3 ऐसा ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब देखिए इस दोनों कार्बन में से प्रोबेबिलिटी तो इसकी ज्यादा है क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, इसमें नेगेटिव चार्ज मेट्रिक किसका ज्यादा होता है, इसका प्लस आई क्या होगा, इसका प्लस आई दे रहा हो तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा तो चार्ज डेंसिटी इस पे ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई तो क्या इसका हाइड्राइड ट्रांसफर करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, तो आंसर है नो, ज्यादा इसी की होगी, है ना, क्योंकि पहला वाला फैक्टर क्या होता है, डोमिनेट, प्रोबेबिलिटी पहले देन इसके बाद नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो हाँ प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, उस केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मैटर करेगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। तो इस केस में जब प्रोडक्ट लिखना है तो आपको पता चल गया ऑक्सीडेशन किसका होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का होगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा HCOO। इसके बाद इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा जो रिड्यूस्ड वाला होगा, तो देखिए जो लिखा हुआ है इसके पास वो एज इट इज कर दीजिए, इस कार्बन से जो चीजें अटैच है H अटैच है और CMe3, ऑक्सीजन के पास H कहां से आ रहा है, सॉल्वेंट से आ रहा है, इसके बाद कार्बन के पास H कहां से आ रहा है, कार्बन के पास H आ रहा है फॉर्मेल्डिहाइड से, हाइड्राइड ट्रांसफर होने से। अभी हम लोग एक केस वो लेते हैं जिसमें कि फॉर्मेल्डिहाइड वन ऑफ द कंपोनेंट ना हो, उस केस में क्या प्रोडक्ट होगा, आइए इसको समझते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड अगर वन ऑफ द कंपोनेंट ना हो तो ये एग्जांपल ले, Me3CCHO और PHCHO, है ना, यानी कि इसमें जब इंटरमीडिएट जो बनेगा I1 जो बनता था ऐसा बन गया, ठीक है। अब इन दोनों में से कंपेयर करना, हाइड्राइड ट्रांसफर कौन करेगा, जो हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा इसमें। अब देखिए प्रोबेबिलिटी दोनों में इक्वल हो गई, एक H है एक H है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल, तो प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर रहा नहीं, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डोमिनेटिंग, तो CMa3 ये नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। फिर से देखिए जब प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर सेम देन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, इसका प्लस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो यहां से H एज H नेगेटिव यानी कि ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो सिंपल प्रोडक्ट लिख दीजिए Me3CCOO नेगेटिव और यहाँ पर H आ चुका है तो PHCS2। हाइड्राइड ट्रांसफर रेट आपको बताना है किसका ज्यादा होगा, तो कैसे चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप
हाइड्राइड ट्रांसफर करने का रेट बढ़ाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ट्रांसफर करने हाइड्राइड ट्रांसफर करने के रेट को रिटार्ड करते हैं, कम करते हैं। तो बात आई कैसे पता करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वीकली विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी कि उन दो का जो हाइड्राइड ट्रांसफर रेट है स्लोअर होगा बाकी रेस्ट के रिस्पेक्ट में। इन दोनों में से, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर प्लस m से, जबकि इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर प्लस s से, इसका ज्यादा है, इस वजह से इसका। दूसरा एक तरीका ये, एक तो आप इससे देख सकते हैं, दूसरा एक तरीका क्या है, दूसरा एक तरीका है, क्योंकि H एज H निगेटिव निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। जब H एज H निगेटिव निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, है ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। जो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा उसका हाइड्राइड ट्रांसफर करने का रेट भी उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा, फिर इसके बाद सेकेंड का होगा, फिर थर्ड का होगा। वीकली विड्रॉइंग ग्रुप है और ये स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसा रेट हो जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पर इन पोजीशन पे कार्बोकैटायन बना लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर रेट, ऐसा रिलेशन है, हाइड्राइड ट्रांसफर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आप H को निकालेंगे ऐसे नेगेटिव, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करो, आंसर दे दो। तो CH3 हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन C2H का इन्वॉल्वमेंट सबसे इफेक्टिव होता है, देन C2D फिर C, ऐसा हो जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा जो बढ़ाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम करेगा। या फिर एक दूसरा तरीका है, आप H हटा के वहां पर कार्बोकैटायन बना लो, क्योंकि हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा, तो वो इंट्रामोलिकुलर का केस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब साफ है, विद इन मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उस एल्डिहाइड का, तो वो इंट्रामोलिकुलर का केस होगा। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये सारे वो केस है जिसमें विद इन मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ग्रुप प्रेजेंट है। इस वजह से ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन देंगे। कॉन्सेंट्रेटेड बेस आपने लिया, तो अब बात आई इक्वल प्रोबेबिलिटी एक का ऑक्सीडाइज होने का, दूसरा जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या करता है, हाइड्रोजन ट्रांसफर करता है, और जो रिड्यूस होता है उसके पास जाके हाइड्रोजन चिपक जाता है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, तो किसमें जाएगा, सी। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो C डबल, जिसका रिडक्शन होगा उसके पास हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन की आ चुका, पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, CH2 हो गया। ऑक्सीजन के पास H कहां से आएगा, सॉल्वेंट, कुछ नहीं मेंशन है तो वाटर सॉल्वेंट होगा, ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा। इस केस में देखिए फिर से समझिए, अब इसमें दो कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन ये कीटोनिक एल्डिहाइड, तो फिर अब तो फिक्स हो गया कि एल्डिहाइड हीट H एज H नेगेटिव ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो COO नेगेटिव हो जाएगा। दूसरे वाले के पास H कहां से आ रहा है, तो यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, ठीक है, और इसके बाद इसमें जो H है, इस ऑक्सीजन के पास H का सॉल्वेंट से आएगा, बाकी जो जैसे है भाई, एक कार्बन के पास एक ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आता है, बस पता कर लो कहां से आ रहा है, कार्बन के पास हाइड्राइड ट्रांसफर होने की वजह से, ऑक्सीजन के पास सॉल्वेंट से। इसमें पता करते हैं, फिर से वही सेम कंडीशन है, इसके पास जो H आ रहा है सॉल्वेंट से, इसके पास हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, और जहां से H शिफ्ट होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी है दोनों की ऑक्सीडाइज, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो तो COOH में जाएगा फाइनली सॉल्ट में, और जिसका उसके पास एक H आया तो CH2 हो गया, ऑक्सीजन के पास कहां से आ रहा है, सॉल्वेंट से आ रहा है, ऐसा पार्टिकल जाएगा। तो
इंट्रामॉलिक्यूलर काइनेरो रिएक्शन क्या होगा, विद इन मॉलिक्यूल में एक साइड का ऑक्सीडेशन दूसरे साइड का, इस वाले साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वाले साइड का रिडक्शन हो रहा है ना, बिल्कुल वही चीज है, इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सिमिलरली इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। बात क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उस पे जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसका थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। आइए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, चलिए देखिए। O3, then subsequently जिंक वाटर, फिर इसके बाद तीसरा इसमें कॉन्सेंट्रेटेड बेस लिया गया और चौथा इसमें एसिडिफिकेशन कराया गया। आपको बताने से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसमें प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओजोलिसिस करेंगे तो ये फेनेंथ्रीन से मिलता जुलता केस है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रेस्ट ऑफ द डबल बॉन्ड से, तो इजिली इन डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन, तो जब इस डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होगा, इस डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होगा, ओजोलिसिस करते हैं। रिएक्टिव ओजोलिसिस क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, ओलो ओलो निकल लो, तो जब ओलो ओलो निकलेंगे तो इस तरीके का इंटरमीडिएट बन जाएगा। किस तरीके का इंटरमीडिएट बन गया, इस तरीके का इंटरमीडिएट बन गया। CHO ग्रुप यहां पे आ गया, CHO ग्रुप यहां पे आ गया, CHO ग्रुप यहां पे आ गया, CHO। देन इसके बाद इसका ट्रीटमेंट किसके साथ हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ हो रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखो जब इसके साथ ट्रीटमेंट होगा तो इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन अगर इस पे अप्लाई करें, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, क्या इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा या इनका है ना, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक कॉम्बिनेशन ये है, और दूसरा कॉम्बिनेशन है सेम रिंग का एक ऑक्सीडेशन हो जाए दूसरा, कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें एक्सेप्टेबल होगा या दोनों ही कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेबल होगा। आइए इसके बारे में बात करें। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है नॉन एक्सेप्टेबल है, ये वाला कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेबल है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडक्शन। तो आइए इस चीज को समझते हैं। बेसिकली जो दो बेंजीन देख रहे हैं, दो बेंजीन इस तरीके से नहीं है, बाइफिनाइल ये आपको बताया गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बताया गया होगा, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे जस्ट परपेंडिकुलर है ये। तो ये CHO और ये CHO इस तरीके से, और ये CHO क्या इसके जस्ट परपेंडिकुलर है ये, तो ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, ये रिंग 1 और रिंग 2 एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो CHO और CHO बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री से यहां पर हाइड्रेट एक प्लेन में होगा तब हाइड्रेट, तो ये क्या है, ये वाला सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस वजह से ये वाला क्रॉस लगा दिया गया है, और यस हाँ इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, तो एक ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन करा दे। तो जब एक का ऑक्सीडेशन कराएंगे दूसरे रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आइए उस चीज को समझते हैं। किसी का भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, किसी का भी ऑक्सीडेशन कर दे, किसी का भी रिडक्शन कर दे। ऑक्सीडेशन इसको किया, COO नेगेटिव गया, CS2OH में हो जाएगा। फिर से इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन किया है या रिडक्शन किया, इसका CS2OH हो गया, और ये COO नेगेटिव, ऐसा हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, इसका एसिडिफिकेशन करें, तो एसिडिफिकेशन करेंगे क्या होगा, पहले NaOH यूज किया, एसिडिफिकेशन किए, प्रोटोनेशन करेंगे तो क्या होगा, ये चीज COOH में चला जाएगा, COOH हो जाएगा। ठीक है, क्या ये दोनों मिलके एसिडिफिकेशन देंगे, क्योंकि एसिड बेस जैसे कंटेनर में सस्टेन नहीं कर सकता, उसी तरीके एल्कोहल
और एसिड भी एक कंटेनर सस्टेन नहीं करेगा। तो क्या ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे? तो आंसर ये दोनों इंटरेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? अगेन अगर एक प्लेन में होते तब तो इंटरेक्ट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये ऑलवेज ऐसे ही रहेंगे। अगर एक प्लेन में होते तो एस्टर बनने से दुनिया कोई ताकत इसको रोक नहीं सकता था, बट ये एक प्लेन में नहीं है, डिफरेंट प्लेन में है। इस वजह से जो अल्टीमेट प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट होगा ऐसे ही होती है। ये जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसका। ये और कैंजारो रिएक्शन के बारे में बात करें, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो याद करिए पहले स्टेप में क्या होता था, OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता, तो OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक, फिर इसके बाद क्या होता था, हाइड्राइड ट्रांसफर। तो इसमें चेक करें जिस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, है ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा उस पर अटैकिंग प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा। किसको? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग प्रोबेबिलिटी लेस होगा, इसका ज्यादा होगा। जिसका ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा उसका, क्योंकि हाइड्राइड की बात की तो हाइड्रोजन तो सबके पास एक ही है। तो फिर चेक करें न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग प्रोबेबिलिटी फैसिलिटीज जितनी ज्यादा होगी, OH नेगेटिव की फैसिलिटेट करेगा अटैक ऑफ कार्बोनिल कार्बन पे, हम लोग बोलेंगे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो PSCHO ज्यादा, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होगा COO नेगेटिव। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद रिडक्शन के बाद CS2OH ऐसा प्रोडक्ट बन जाए। फिर से दूसरे चेक करते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बोनिल कार्बन किस पे अटैकिंग आसानी से होगा, तो ये आसानी से फैसिलिटेट कराएगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -Y, जबकि यहां पर क्या है, ये +H देगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसको कम करेगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहा है, जिसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगा उसका ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा COO नेगेटिव हो जाएगा, और दूसरे वाले का रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होगा तो ये CS2OH में जाएगा। तीसरे वाले के बारे में बात करें, सारे में कॉन्सेंट्रेटेड बेस यूज किया। तीसरे वाले में फिर से देखिए, इस पे ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो इस तरीके का, और रिडक्शन जिसका होगा CS2H में जाएगा। अगेन Cl, तो -I, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग -I देगा, क्योंकि पास में इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा बढ़ाएगा उसका ऑक्सीडेशन प्रोबेबिलिटी ज्यादा। तो COO नेगेटिव Cl, और पैरा वाला पे जो होगा उसका रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इन दोनों में चेक करें, इन दोनों में किसका +I ज्यादा होगा। तो देखो ये एक डायरेक्शन से दे रहा है, और यहां पर जो +I आ रहा है 3 ET ग्रुप आ रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम इसमें काउंट करें 2, 2, 4, 2, 6 इसमें भी है, और इसमें भी 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, इसमें 7 कार्बन आइटम। बट टाइम्स मैटर करता है, इसमें 3 डायरेक्शन से इसका +I ज्यादा स्ट्रॉन्ग +I होगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा कम करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी लेस है उसका रिडक्शन। अगेन इन दोनों में से Me का जो हाइपर कंजुगेशन पावर वो ज्यादा होता है CD3 में, यानी इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराया जाए तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा उसके बारे में बात करना है। तो देखिए ये क्या हो गया, दिस इज ए मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, है ना, मिक्स्ड एल्डोल
कंडेंसेशन का केस हो गया। तो किस तरीके से रिएक्शन होगा आइए देखिए। इसमें डोनर क्या होगा, ऑलवेज डोनर ये होगा और ये एक्सेप्टर होगा। देखिए एक डोनर और एक एक्सेप्टर से क्या होगा, है ना। इसमें जब एक डोनर होगा ये CHO तो एज इट इज हो गया, ठीक है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन गया, किसके पास हाइड्रोजन गया देखिए अच्छी तरीके से समझिए, CO और ये कैसा है, ये आपका ऐसा है CH2, ये डबल बॉन्ड। देखिए कैसे प्रोडक्ट लिखने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, यहां से हाइड्रोजन हटाना है, किसको दे देना है, ऑक्सीजन को, और रेस्ट पार्ट को कनेक्ट कर देना है, ऐसा हो जाएगा। यही सेम स्टेप रिपीट करेगा, क्योंकि जब तक अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये, चूंकि एक्सेज में है, ये एक्सेज में है और अल्फा हाइड्रोजन तो एल्डोन कंडेंसेशन। फिर इसके बाद दूसरा वाला जो एल्डिहाइड होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं, दूसरे वाले एल्डिहाइड के बारे में, फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। तो दूसरे वाले फॉर्मेल्डिहाइड में फिर से यहां से H ट्रांसफर किया, इसके पास H आया और कार्बन से कार्बन कनेक्ट करा दिया, CH2H। फिर से यहां पर COH है और ये CH2, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करिए, H यहां दे दीजिए और कार्बन से कार्बन कनेक्ट, यानी कि सारे हाइड्रोजन के प्लेस पे CH2H ग्रुप आ गया और अब ऐसा एल्डिहाइड बन गया। साथ में क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, साथ में क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। बताइए अब अगर NaOH के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड अगर वन ऑफ द कंपोनेंट होगा तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। तो देखिए जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऐसा होगा SCOO नेगेटिव, इसका जब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, तो ये वाला ग्रुप भी CH2OH में आ जाएगा, 4 सेम कार्बन एटम से 4 CH2H ग्रुप, है ना। ये बिल्कुल ऐसा बन गया। और करके ऐसे लिख सकते हैं, इसे पेंटा इरिथ्रिटॉल, ये एक्सप्लोसिव होता है। तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरे वाली बारे बात की, इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें प्रोडक्ट क्या कैनिजारो रिएक्शन होगा, तो आंसर नो। कैनिजारो रिएक्शन होगा, आंसर है नो। रिएक्शन होगा, यस रिएक्शन होगा। कैनिजारो रिएक्शन नो, बट रिएक्शन होगा तो आंसर ये रिएक्शन होगा। क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या है ये, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो याद रखिएगा ऑल्दो के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या होगा, CHCl3 हो जाएगा और साथ में HCOO नेगेटिव, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। इसके बारे में बात करें तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी इसके बाद इंटरमीडिएट बनता है ऑक्साइड आयन, वो हाइड्राइड ट्रांसफर करता है। लेकिन यहां पर इसका +M इतना स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इस वजह से क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये रीजन है कि इस पर अटैक नहीं हो पाता और नो रिएक्शन, है ना। अगर रिएक्शन होती भी बहुत ही पुअर रेट होती है तो इसको नो रिएक्शन की कैटेगरी रखते हैं। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखिए NaOH है, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में SN रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा। सेकंड स्टेप में क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। कैसे प्रोडक्ट हुआ होगा, पहले स्टेप में इसके सारे चले जाएंगे, तो सारे Br चला जाएगा, उसके प्लेस पे OH आ जाएगा। और आपको पता है एक ही कार्बन आइटम से 2 H जुड़ने का मतलब क्या हुआ, एक ही कार्बन आइटम से 2 H जुड़ने का मतलब कार्बोनिल ग्रुप, CHO बन गया। अब इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। तो रिडक्शन जिसका होगा वो CHOH में चला जाएगा, इसके पास H आ जाएगा, ऑप्शन के पास आ जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसा बात क्लियर है। 5th वन वाले के बारे में बात की जाए, 5th वन वाले से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 5th वन से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आइए उसके बारे में समझते हैं।
फिफ्थ वन से क्या प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें जब आप इसका कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अब इसमें देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। क्या इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो सकता है ना। मैं इसमें लिख रहा हूं, देखिए कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देखिए, क्योंकि ये सारे एक ही प्लेन में है, इसका मतलब एक का ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन, ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। किसी का ऑक्सीडेशन करा दे, किसी का रिडक्शन, एक कॉम्बिनेशन ही हो गया। तो एक कॉम्बिनेशन से जब प्रोडक्ट होगा, एक का ऑक्सीडेशन कराना, दूसरे का रिडक्शन कराना है, एक का ऑक्सीडेशन कराना, दूसरे का रिडक्शन कराना है। तो ऐसा कराएंगे तो क्या होगा देखिए, COOH, COOH, इसके बाद CH2OH और CH2OH, एक कॉम्बिनेशन ही हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, इन दोनों का एक का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। अब ये वाला, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन, किसी का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा सकते हैं। तो दूसरा इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर इसका ऑक्सीडेशन कराया, COO नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव रहेगा, एंड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन करते हैं, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, H पॉजिटिव डाल दें, तो ये COOH का COOH में चला जाएगा। तो इसका COOH हो जाएगा, ये CH2OH हो जाएगा। इसके बाद इसमें इसका ऑक्सीडेशन करा दे तो COOH हो जाएगा और CH2OH, है ना। तो इधर से हाइड्राइड ट्रांसफर हो सकता है, इधर से हाइड्राइड ट्रांसफर हो सकता है, बात क्लियर है। बट इधर से हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी